चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तब मन में यह एक क्वेश्चन जरूर अराइज होता है कि जो लाइफ प्रोसेस है इसमें ट्रांसपोर्टेशन का क्या काम है। सामान्यतः तो हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नाम सुना है, जो सड़कों पर चलने वाले वाहन होते हैं। अधिकांशतः उन गाड़ियों को इंडिकेट किया जाता है कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रक है, बसेज हैं, गाड़ियाँ, इन्हें ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। क्या लिविंग क्रिएचर्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो यहाँ पे देखेंगे, बिल्कुल लिविंग क्रिएचर्स में भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस परफॉर्म होता है। देखिए, ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसमें क्या कहते हैं कि कैरिंग ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल्स को कैरी करना। तो क्या लिविंग क्रिएचर्स के बॉडी में भी ये जो मटेरियल्स होते हैं वह कैरी होंगे? तो यहाँ पे देखेंगे कि लिविंग क्रिएचर्स में डिफरेंट मटेरियल्स, जैसे हम लोग कॉमन मटेरियल्स जान ले, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स के साथ इसमें क्या होता है, वाटर होता है। वाटर के साथ आप देखेंगे तो इसमें मतलब गैसियस मटेरियल्स, गैसेज होते हैं। क्या हो सकता है, गैसेज होंगे, ठीक है। गैसेज के साथ साथ इसमें वेस्ट मटेरियल होगा, ये सारी चीजें जो हैं वह बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैरी की जाती हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि ये सभी चीजें कैरी तो की जाती हैं, लेकिन किस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इस बात पर हम लोगों का मेन फोकस होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादातर वही से अराइज होते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, उसका ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शन क्या होता है, वो किस दिशा से किस दिशा में लेकर जाएंगे, ये सारे सवाल होते हैं। तो देखिए, इट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी। यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसी भी ऑर्गेनिज्म में होगा, वो किस बात पर डिपेंड करेगा, कॉम्प्लेक्सिटी पर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी। यानी जिस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के हिसाब से, उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के हिसाब से, उसमें बॉडी कितना कॉम्प्लेक्स है उसके हिसाब से ट्रांसपोर्ट सिस्टम निर्भर करेगा। जैसे अगर सिंपल सी बात मान ले, अगर हम मान ले कि सिंगल यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, किसकी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, होल बॉडी में, ऑर्गेनाइजेशन में एक ही सेल है, इसलिए इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का मेन प्रोसेस होता है वो होता है डिफ्यूजन। क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस होता है सेल के भीतर और बाहर। डिफ्यूजन जो होगा वह सेल के भीतर और बाहर आने जाने के लिए होगा, लेकिन अगर हम बात करें सेल के अंदर, केवल सेल के इनर साइड में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, तो वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो परफॉर्म करेगा साइटोप्लाज्म। कौन परफॉर्म कर देगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। यह ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, सेल के भीतर सब्सटेंसेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर जाएगा। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, इन ऑर्गेनाइजेशंस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के बीच वर्क का, लेबर का डिवीजन कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, वैसे वैसे उसके बॉडी के भीतर ट्रांसपोर्ट के सिस्टम भी जो है वह कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। तो इसमें हम लोग ना लिविंग क्रिएचर्स को यूनिसेलुलर में तो बांट दिए है, इसमें सिंपल मल्टीसेलुलर और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर में डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स हो जाता है कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हो जाएगा। अब इस तरह हम लोग देखेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म में जो है वह ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अच्छा, इसमें ट्रांसपोर्ट होता क्यों है इसके बारे में देखेंगे। देखिए,
जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशंस बड़े होंगे, तो सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच, यानी कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस के बीच, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हमारे बॉडी में होते हैं? तो जैसे हम लोग पढ़े हैं कि सेल से क्या बन जाएगा, सेल से क्या बनेगा, तो सेल से बन जाएगा टिश्यू, सेल्स से बनेंगे टिश्यू, ठीक है, और टिश्यूज से क्या बन जाएंगे, तो टिश्यूज से बन जाएंगे क्या, ऑर्गेन्स, टिश्यू से क्या बन जाएंगे, ऑर्गेन्स, ठीक है, टिश्यूज से बन जाएंगे ऑर्गेन्स, ऑर्गेन्स से क्या बनेंगे, ऑर्गेन सिस्टम्स, ऑर्गेन सिस्टम्स से क्या बनेंगे, ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो ऑर्गेन सिस्टम्स जो होते हैं, सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है आपका ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गेन सिस्टम सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमारे बॉडी में होता है, और सभी ऑर्गेन सिस्टम का स्पेसिफिक वर्क होता है, स्पेसिफिक वर्क होता है। लेकिन सभी ऑर्गेन सिस्टम्स, यह याद रखिएगा कि ऑल ऑर्गेन सिस्टम्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शन, यानी अपने प्रॉपर फंक्शन के लिए वह एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब तक हमने पढ़ा है दो सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम पढ़ा है। एक ऑर्गेन सिस्टम हमने क्या पढ़ा, तो वह पढ़ा है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा एक पढ़ लिया हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, और दूसरा जो ऑर्गेन सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा वह था रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, पढ़ा ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है। दो सिस्टम का नाम हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करता है, तो क्या उस न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट केवल डाइजेस्टिव सिस्टम को है? क्या उस न्यूट्रिएंट्स की, या वह जो भी मटेरियल वाटर वगैरह जो भी एब्जॉर्ब करता है, क्या उसे सिर्फ उसी को जरूरत है? नहीं, इसकी जरूरत हमारे सभी बॉडी पार्ट्स को है। वहीं पर रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें होता है गैसेस एक्सचेंज, इस जिसमें यह ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। अब सवाल यहां पर है कि क्या यह जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा, क्या उसका यूज केवल और केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम करेगा? तो बिल्कुल नहीं। इसके द्वारा एब्जॉर्ब किए गए ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन पूरे बॉडी पार्ट में होगा। तो फिर यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाएगा कौन? तो वह पहुंचाएगा अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, कौन पहुंचा देगा? ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वह मेनली रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा फॉर कैरिंग ऑफ सब्सटेंसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू अनदर। ठीक है, बात समझ में आया? अब चलिए बात करेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म में कैसा कैसा सिस्टम होता है। पहले हम जानते हैं कि सभी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को हम लोग दो मेन ग्रुप में डिफरेंशिएट करते हैं। एक हो जाता है प्लांट्स, एक हो जाता है प्लांट्स, और दूसरा जो हो जाता है वो हो जाता है एनिमल्स। कौन हो जाएगा? एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स हो जाएंगे। तो अभी हम बात करेंगे प्लांट्स में। देखिए प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, प्लांट्स में किन किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है उस पर डिस्कस करेंगे। प्लांट्स में मेनली दो ही चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। मेनली कितनी चीजें? दो चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। एक है आपका रॉ मटेरियल, एक होगा क्या? रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, और दूसरा जो उसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है वह होता है प्रीपेयर्ड फूड, प्रीपेयर्ड फूड। दो चीजें प्लांट के बॉडी में ट्रांसपोर्टेड होती हैं।
अब बात करें अगर रॉ मटेरियल्स की, बात करें हम रॉ मटेरियल्स की, तो प्लांट की बॉडी में रॉ मटेरियल्स, देखिए रॉ मटेरियल्स जो है वह ट्रांसपोर्ट करेगा कौन, तो वह करता है जाइलम वैस्कुलर सिस्टम, जाइलम वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, जाइलम वैस्कुलर सिस्टम। और अगर बात करें प्रिपेयर्ड फूड की, तो इसको ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम, ठीक है, तो यहां पे करेगा जाइलम और यहां पे क्या करेगा, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा। ये करता है रॉ मटेरियल्स को और ये जो है वह करता है प्रिपेयर्ड फूड को। इसीलिए दोनों का वर्किंग डायरेक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। जाइलम जो होता है, यह जाइलम प्लांट की बॉडी में, ठीक है, प्लांट की जो बॉडी होगी, यहाँ पे देखेंगे आप, प्लांट की अगर बॉडी होती है तो प्लांट की बॉडी में यह ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ तक करेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर प्लांट में रूट्स हैं तो रूट्स क्या करेंगे कि सॉइल पार्टिकल्स से वाटर ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब करेगा रूट, और यह रूट जो है यह इस वाटर अमाउंट को यूनिडायरेक्शनल, वाटर या जो भी रॉ मटेरियल्स न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब किए जाते हैं उसको यूनिडायरेक्शनल फॉरवर्ड करता है टुवर्ड्स इट्स एरियल पार्ट्स, यानी यह ग्राउंड से एब्जॉर्ब करके इसके एरियल पार्ट्स को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेगा, तो वह जो टिश्यू प्रोवाइड करेगा उसी का नाम हो जाएगा जाइलम। क्या नाम हो जाएगा, जाइलम नाम हो जाएगा, ठीक है। और फ्लोएम की अगर हम बात करें तो फ्लोएम की जब हम बात करेंगे तो प्लांट्स में एक पार्ट, प्लांट्स में जो जितना भी ग्रीन पार्ट होता है जहां पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है, तो याद रखिएगा वहां से यह प्रिपेयर्ड फूड को लेगा और इस प्रिपेयर्ड फूड को प्लांट की सभी बॉडी पार्ट्स में यह ट्रांसपोर्ट कर देगा, चाहे वह रूट हो, स्टेम हो, लिव्स या स्वयं फ्लावर्स या फ्रूट्स ही क्यों ना हो। जहां पर फूड का मैन्युफैक्चर होगा वहां से डिफरेंट पार्ट्स तक फ्लोएम का काम होता है फूड को कैरी करने का। देखिए ये जो जाइलम होता है जिसकी हम बात करें, जाइलम यह कैरी करेगा रॉ मटेरियल्स को। जाइलम किसको कैरी करेगा, रॉ मटेरियल्स को। रॉ मटेरियल्स में है ना, रॉ मटेरियल्स जो होता है इसमें दो होते हैं रॉ मटेरियल्स में। पहला हो जाता है वाटर, पहला और मेन इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, वाटर, जिसकी रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए है, और दूसरा होता है अदर सॉल्यूट्स। क्या हो जाएगा, अदर सॉल्यूट्स, ठीक है। यानी अदर सॉलिड्स में जो भी एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स सॉइल में अवेलेबल हैं, वाटर में डिसॉल्व्ड हैं, वह वाटर के साथ भी कैरी होकर प्लांट की बॉडी तक पहुंच जाती हैं। Whether it does not help in the process of photosynthesis, but it help in the synthesis of different types of required chemicals in plant body. For example, nitrogen is absorbed for the synthesis of protein in the body of plant. नाइट्रोजन की जरूरत हो गई ताकि वह प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सके along with the carbon and oxygen, राइट। तो इस तरह से हम देखेंगे कि बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। तो रॉ मटेरियल्स को कौन कैरी करेगा, जाइलम कैरी करेगा। अब याद रखिएगा कि जाइलम जो होता है इसमें दो मेन ट्रांसपोर्टिंग पार्ट्स होते हैं, दो मेन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम्स होते हैं। पहला होता है जिसे हम लोग कहते हैं जाइलम वेसल्स। क्या कहेंगे इसे, जाइलम वेसल्स कहते हैं, जाइलम वेसल्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रैकिड्स। ठीक है, दो हो गया, एक हो गया जाइलम वेसल और दूसरा कौन हो गया, ट्रैकिड्स।
अब अगर हम देखें वेसल्स को, देखिए वेसल्स जो होता है वह थीन एंड इलोंगेटेड ट्यूब से जो है सेल्स का बना हुआ होता है, एंड दे आर प्लेस्ड एंड टू एंड, यानी एक सेल के एंड पर दूसरा सेल, दूसरे सेल के एंड पर तीसरा सेल, और इस तरह से इनमें सेल्स का जो प्लेसमेंट होता है वह एंड टू एंड होता है। But always remember that कि the walls present between the cells are fuses to form a continuous flow or continuous section of सेक्शन, यानी यह जो है इसके बीच का जो वॉल होगा वह फ्यूज हो जाएगा टू फॉर्म ए ड्रेनेज, यानी एक नाली जैसी संरचना फॉर्म करने के लिए, ताकि इसमें कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर के रूप में वाटर जो है वह बॉटम से टॉप की तरफ कैरी किया जा सके कंटिन्यूटी में, वरना ये प्लेट्स जो है वह एक बैरियर का काम करेंगी, जिससे वह तेजी से वाटर को की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें ट्रैकेट्स की, तो ट्रैकेट्स जो होते हैं वह स्पाइंडल शेप्ड सेल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। हालांकि बात करें कि चाहे वह जाइलम वेसल हो और चाहे वह ट्रैकेट्स हो, दोनों के दोनों नॉन लिविंग सेल्स ही हैं, लेकिन जाइलम जो है वह एक ड्रेनेज को फॉर्म करता है, जबकि ट्रैकेट्स ऐसा नहीं करते। देखिए इनमें सेल्स का जो प्लेसमेंट होगा वह एंड टू एंड प्लेसमेंट होता है, सॉरी एंड टू एंड कह रहे हैं, ओवरलैप्ड प्लेसमेंट होता है, ओवरलैप्ड प्लेसमेंट होता है, और इन सेल्स के बीच छोटे छोटे होल्स होते हैं, और इन होल्स को हम लोग कहते हैं पिट्स। क्या कहते हैं इसे? इन्हें हम लोग कहते हैं पिट्स, ठीक है। तो ये जो हैं आपके जो जिसे हम लोग ट्रैकेट्स कह रहे हैं, यह इन्हीं पिट्स के थ्रू अपने अंदर प्रेजेंट वाटर या मिनरल्स या डिजॉल्व्ड मटेरियल्स को देखेंगे, एक सेल दूसरे को ट्रांसफर करेगा, दूसरा फिर नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर करेगा, इस तरह से यह ट्रांसफर होता हुआ वाटर और जो मिनरल्स होते हैं वह बॉटम से लेकर और टॉप तक, ठीक है, ये बॉटम से लेकर और टॉप तक इस वाटर को कैरीड आउट करता है कौन? वेसल्स और ट्रैकेट्स। याद रखिएगा, तो प्लांट में रॉ मटेरियल्स को कैरी करने के लिए दो मेन सिस्टम हो गया, एक को हम लोग कहते हैं ट्रैकेट्स और दूसरे को हम लोग कहते हैं वेसल्स, और ये दोनों भी प्लांट के बॉडी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ही हिस्से होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स यानी जाइलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हिस्से होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स को कैरी करते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी बचा हुआ हिस्सा हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखते रहिए और नॉलेज को एनहेंस करते रहिए। थैंक यू।